आपका देखेंगे तो आपका इडुटेरिया का एनसीईआरटी, ठीक है, क्या है? तो इडुटेरिया का एनसीईआरटी का सेट वन है, ठीक है। इडुटेरिया, इडुटेरिया एनसीईआरटी का क्या है? सेट वन है, ठीक है। अब कोशिश मेरी रहेगी 14 दिन में आप लोग को 14 सेट करवा दूं। 15 दिन का टारगेट रखते हैं, 15 दिन में 15 सेट करवाते हैं। सेट वन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरे पूरे 100 क्वेश्चन इसमें है, जिसमें से 80 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपको किससे मिलेंगे? हिस्ट्री के हैं। अब बाकी जो 20 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, जो कि 1 से लेकर 7 जनवरी के दौरान के पूछे गए करंट अफेयर्स है। हिस्ट्री के आपको इसमें 80 क्वेश्चन है, जो कि 6 क्लास और 7 क्लास के क्वेश्चन है। तो चलिए ज्यादा बिना देरी करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में क्वेश्चन है। ग्रुप में भी आपको क्वेश्चन ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। पहला ही का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो आई थिंक आप लोग बता देंगे, बिना देरी किए बता दीजिए यूपी। इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहाँ पे? भारत नॉर्थ उत्तर इधर भारत, ठीक है, नॉट नॉट यूपी। ठीक है, उत्तर भारत से, उत्तर ठीक है। भारत। तो कथक शब्द का बात करेंगे। कथक शब्द जो है कथा से निकला है। अगर पूछा जाए कथक शब्द किससे निकला है, तो कथक शब्द कथा से निकला है, ठीक है, जिसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। ठीक है, कथा की बात करेंगे तो इसका प्रयोग किसमें होता है? संस्कृत। तो संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की कहानी से लिया गया है, ठीक है। संस्कृत तथा अन्य, ठीक है, भाषाओं के किससे लिया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, किससे लिया है? कहानी से लिया गया है, ठीक है। कथा का मतलब क्या होता है? कहानी होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या होता है? तो ये नृत्य की बात करें तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में ये नृत्य आपको देखने को मिलता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कथक मुख्य रूप से किया कहाँ पे जाता है कथक? तो ध्यान में, कथक मुख्य रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी, ठीक है। कथक किसकी जाति थी? तो कथक जाति है, ठीक है, बाद में नृत्य बन गया, लेकिन शुरू में कथक की बात करेंगे तो कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी, जो कि मंदिरों में क्या करते थे? कहानी सुनाते थे, ठीक है। तो उसी से आपको नृत्य शैली बना कथक। अब चलेंगे दूसरा, ठीक है। माइक बंद कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, खटखट की आवाज आ रही है, ठीक है। मेसोलिथिक तथा मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोलिथिक तथा मध्य पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ठीक है। पत्थर के औजार की बात करेंगे, आकार में बड़े होते थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, ठीक है। ध्यान में रखें, कभी भी समय का जब परिवर्तन होता है तो सडन शिफ्टिंग नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए हम कांस्य युग से, मान लीजिए कांस्य युग से, ठीक है, अगर हम लौह युग में अगर प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसा सडन ऐसा होगा ही नहीं। तो कांस्य के जगह पे 100% हमारा शिफ्टिंग लौह पे हो जाएगा, ठीक है। हमारा शिफ्टिंग कांस्य से धीरे 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 लौह पे होगा, ठीक है। क्लियर, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या अपना रहे हैं, हम लोग हरित हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो तुरंत हम लोग ग्रीन एनर्जी पे नहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार देख रहे 10% 20% नीति ला रही है, उसी तरह से इस समय पुराने किस्म के औजार के अनुपस्थित थे, ये बिल्कुल गलत हो गया। पुराने किस्म के औजार उपस्थित थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो थे नए किस्म के औजार पे मतलब क्या हो रहे थे? शिफ्ट हो रहे थे। अगर माइक्रोलिथ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, माइक्रोलिथ जो था, मेसोलिथ युग जो था, यहाँ के औजार जो थे माइक्रोलिथ थे। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो इस समय पत्थर के आकार बड़े थे, ये गलत है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है, ये भी गलत है। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, बिल्कुल ये सही है आपका, ठीक है। क्या था? ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहते थे, क्योंकि पत्थर का जो धीरे धीरे जो था उसकी आकार जो था छोटा होते रह गया, हो गया है, ठीक है। किसी भी पाषाण युग के उनके आकृति के आधार पर ही मुख्य रूप से बांटा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल आपका, ध्यान में रखिएगा, केवल आपका एक सही है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? आप लोग जानते हैं बसोहली शैली की बात करें किससे संबंधित है? बसोहली शैली बताइए हिमाचल कहाँ का प्रदेश। होगा? ठीक है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बसोहली शैली की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। हिमाचल, हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं, ठीक है, भावपूर्ण प्रणाली का विकास हुआ, जिसे बसोहली कहा जाता था, ठीक है। तो कहाँ की शैली है? ये ध्यान में रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश की ये शैली है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, रजमंजरी, रस मंजरी, ठीक है। ध्यान रखिए, रस मंजरी की रचना किसने की? शंकर दयाल शर्मा ने की, विष्णु शर्मा ने की, तुलसीदास ने की, या फिर भानुदत्त ने की? किसने की? ठीक है, तो रस मंजरी की रचना किसने किया था? भानुदत्त ने किया था। किसने किया था? भानुदत्त ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रस मंजरी की रचना की है, ठीक है।
ध्यान में, किसने की थी? ये कहाँ की लघु कथा है? तो हिमाचल की लघु कथा है। कहाँ की लघु कथा है? तो हिमाचल की लघु कथा है रसमंजरी, ठीक है, लघु कथा। ठीक है, इसकी रचना किनके द्वारा की गई है? तो इसकी रचना, ठीक है, भानुदत्त के द्वारा की गई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? ये सबके सब एनसीईआरटी से। ठीक है, बृहधर्म, ठीक है, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना बंगला में की गई है। ठीक है, इसमें पुराणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति अनुमति दी गई थी। मतलब इसमें बात करेंगे तो ब्राह्मणों को कुछ विशेष प्रकार की, ठीक है, विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें दोनों को, दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, बृहधर्म की बात करेंगे, एक प्रकार का पुराण है जो कि मतलब 13वीं शताब्दी में, ठीक है, बंगला भाषा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये 13वीं शताब्दी में, ठीक है, इसकी रचना बंगाल में की गई थी। बंगला नहीं है, सॉरी, बंगाल है। कहाँ पे की गई थी? बंगाल में की गई थी। ठीक है, और इसकी भाषा की बात करेंगे, बंगला ना होकर क्या है, इसकी भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछली खाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, नाम क्या है? बृहधर्म, याद रखेंगे। ठीक है, अब आता है आपके सही कथनों का आपको मिलान करना है। ठीक है, सही कथनों का मिलान करना है तो सबसे पहले फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आसान है, इसको पकड़ना। 1713 से लेकर 1719 तक का काल जो था, फर्रुखसियर का काल रहा। आप देखिए, एक और भी चीज अब आराम से पकड़ सकते हैं आसानी से। आपको पता है बक्सर के युद्ध के समय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध का समय कौन इसमें से लग रहा है? 1765 वाला में कौन पकड़ा रहा है? ये पकड़ा रहा है। ठीक है, अब आते आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो था जस्ट इससे पहले था। क्या नाम था इसका? ये शाह आलम द्वितीय से पहले जस्ट आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, तो 1754 से लेके 59 तक का इसका समय था। ठीक है, अब आएंगे अहमद शाह। अहमद शाह तो 1748 से लेके 1754 तक काल था। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे पहले अगर शासन की अगर बात करें, फर्रुखसियर पहले आएगा। फर्रुखसियर की बात अहमद शाह आएंगे। अहमद शाह की बात हम करेंगे तो क्या नाम है? आलमगीर द्वितीय आएगा। आलमगीर द्वितीय के बाद आएगा शाह आलम द्वितीय आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर बी आंसर होगा। क्या होगा? बी इसका आंसर होगा। ठीक है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी? तो सवाई राजा जयसिंह को बताइए किस क्षेत्र की सूबेदारी दी गई थी। इसमें आप लोग गलती कर सकते हैं, बताइए कहाँ का दिया गया मालवा था? दिया गया था ना। ओके। बिल्कुल ठीक है, मालवा दे गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जयपुर मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी भी की थी। जोधपुर के राजा, ठीक है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह, ठीक है, जोधपुर के राजा की बात करेंगे, अजीत सिंह थे, जोधपुर के राजा थे। ठीक है, अजीत सिंह, इनको कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? अजीत सिंह को गुजरात। ठीक है, ध्यान में रखिए, कहाँ की सूबेदारी दी गई थी? अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, आमेर। आमेर या फिर अंबर भी कहते हैं। ठीक है, वहां का जो राजा जो था जय सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जय सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो जय सिंह को मालवा की सूबेदारी दी गई थी। कहाँ की सूबेदारी दी गई थी जय सिंह को? मालवा की सूबेदारी जय सिंह को दी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में जाके जयसिंह को एक और जगह की सूबेदारी दे दी गई थी, आगरा की सूबेदारी भी इनको दे दी गई थी। ठीक है, तो जयसिंह को कहाँ की सूबेदारी बाद में दे दी गई थी? तो बाद में जयसिंह को आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई थी। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कहता है? नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। औजार पॉलिश किए गए थे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? औजार को पॉलिश किए गए थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इस अवधि में ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नवपाषाण काल का। किसका बात कर रहे हैं? नवपाषाण काल का बात कर रहे हैं। इस युग में, ठीक है, कृषि का विकास हो गया था। ठीक है, नवपाषाण युग में क्या चीज का विकास हो गया था? तो इस युग में आपको पता होना चाहिए कृषि का विकास हो गया था। तो सिंपल सी बात है भाई, कृषि का विकास हो गया था तो लोग जो थे कृषि को अनाज के तौर पर प्रयोग करने के लिए उनको पहले पीसते होंगे। इसके लिए किसका प्रयोग होता होगा? ओखल और मूसल का प्रयोग होता होगा। आप लोग समझते हैं ना ओखल मूसल क्या होता है? देखे हुए कि नहीं देखे हुए?
देखे ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो औजार जो थे सुंदर हो गए थे और पॉलिश किए जाते थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे अनाज जो इस समय जो आता था उसको काटने के लिए धार की गई थी, यहाँ के औजार को ना धारदार बनाया गया था, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे कृषि का आविष्कार हुआ तो उसी के अनुसार लोग भी परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो कृषि के अनाज को काटने के लिए जो हथियार जो थे ना वो धारदार बनाए थे, और धारदार अनाज को, धारदार जो हथियार जो था उसको पॉलिश किया गया था। ठीक है, तो पहला रीजन ये था। और दूसरा था इस समय ओखल और मुसल का उपयोग इसलिए होने लगा क्योंकि जो कृषि के दौरान जो उनको जो अनाज जो मिलता था उनको खाने से पहले उनको पीसना पड़ता था। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही। दूसरी बात, इस समय जो औजार जो बने, हड्डी के भी औजार मिले हैं। ठीक है, क्या मिला है, इस समय के औजार जो मिले हैं हड्डी के भी औजार मिले हैं। जैसे बिहार में जो स्थान जो है चिरांद स्थान की बात करेंगे, जो कि सारण जिला में पड़ता है, यहां से भी आपको हड्डी के औजार मिले हैं, जो कि मुख्यतः हिरन के हड्डी के औजार आपको मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, आप चले जाएंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चले जाए, जम्मू कश्मीर ब्रुज होम जो है वहां भी हथियार वगैरह कुछ मिला है, वह भी मतलब नवपाषाण कालीन स्थली है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं, हम लोग चलेंगे किधर चलेंगे, इधर चलेंगे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 9 नंबर, सीखों के जत्थों। ठीक है, सीखों के जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहते थे, तो इनको बोला जाता था दल खालसा कहते थे। क्या कहते थे इनको, दल खालसा कहते थे। ठीक है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को एक जत्था में संगठित किया। वही जत्था जो था बाद में मिसल बन गया। क्या बन गया, वही जत्था जो था आगे चल के मिसल बन गया। ठीक है, और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना जो थी, ये जत्था जो था, ठीक है, मिसल प्लस जो जत्था जो था, ठीक है, इसके संयुक्त सेना को क्या बोलते थे, इसको संयुक्त सेना को दल खालसा बोला जाता था। क्या बोलते थे इनको, दल खालसा बोलते थे। ठीक है, बहुत सारे मिसल का निर्माण हुआ जब 10वें गुरु नहीं रहे, उनके बाद कोई तो गुरु तो हुआ नहीं, तो बहुत सारा मिसल का निर्माण, उसी में से एक मिसल का नाम था जिसका नाम था सुकर चुकिया। ठीक है, कौन सा मिसल था, सुकर चुकिया मिसल था। इसी मिसल से आते थे महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, राजा महाराजा रंजीत सिंह की बात करेंगे तो इसी मिसल से आते थे। ठीक है, सुकरचकिया मिसल से ही कौन आते थे, महाराजा रंजीत सिंह आते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था, तो ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है। बताइए कितना प्रतिशत लिया जाता है राखी व्यवस्था में, कितना, 20%। 20% लेते थे। कितने परसेंट लेते थे, 20% लेते थे। ठीक है, तो सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था, तो 20% लिया जाता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। कहाँ पे मिलता था, दल खालसा कहाँ पे मिलता था, ठीक है, अमृतसर में मिलता था। कहाँ पे, बैसाखी और दिवाली के अवसर पे, कहाँ पे, दिवाली के अवसर पे ये लोग अमृतसर में मिलते थे। ठीक है, इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें क्या बोलते थे, गुरमता कहते थे। क्या कहते थे, इस निर्णय को क्या कहा जाता था, गुरमता। गुरमता का मतलब क्या होता है, गुरु के प्रस्ताव। क्या होते थे, गुरु के प्रस्ताव। और यहीं पे मतलब कौन सी व्यवस्था स्थापित की सिखों के द्वारा, तो राखी व्यवस्था को स्थापित की गई। कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है, राखी व्यवस्था को स्थापित की गई थी, जहां पे यह निर्णय लिया गया कि किसानों को उनकी उपज का 20% के रूप में देकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो राखी व्यवस्था किसके द्वारा अपनाया गया, मतलब बनाया गया था सिखों के द्वारा। ठीक है, और एक वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, राजा के पास राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। अगर ये बात कहूं तो गलत होगा कि सही होगा, ठीक है, बताना है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, गलत है। ये दोनों को दोनों कथन जो है सो गलत है, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, राजा के पास ठीक है कर लेने की शक्ति नहीं थी। यहाँ पे कर जो था स्वैच्छिक था। क्या था, कर व्यवस्था था लेकिन क्या था, स्वैच्छिक था। मतलब राजा किसी के पास मतलब क्या था, दबाव नहीं बना सकता था। राजा तो होता था लेकिन राजा के महल नहीं होते थे, राजा का सेना नहीं होता था, राजा के पास कर वसूलने का अधिकार नहीं होता था। ठीक है, मतलब राजा जो था बस एक नाम मात्र का राजा था। दूसरी ओर राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये गलत है। राजा का पुत्र राजा बनता था लेकिन स्वाभाविक रूप से नहीं बनता था, सभा और समिति की उसमें भूमिका होती थी। ठीक है, सभा और समिति की आगे भी रहेगी,
अब इस सभा और समिति की किसी भी राजा को बनाने में बहुत भूमिका होती थी। दूसरी, राजा का पुत्र राजा बन सकता था, लेकिन ये तय नहीं था, उसमें अगर क्वालिटी होता, अगर उसमें गुण होता तो वो बनता, अन्यथा वो नहीं बनता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो स्वाभाविक रूप से नहीं होता था, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। एक टैक्स निकल कर आता बलि। ठीक है, ध्यान रखें, बलि निकल कर आता था, टैक्स बलि कहते थे, कर था एक प्रकार का। ये राजा को वसूलने का अधिकार नहीं था, कर दिया जाता था लेकिन स्वैच्छिक रूप से, किसी को मन हुआ तो दे दिया, तब उसको कर नहीं कहेंगे। जब स्वैच्छिक रूप से जब किसी धन को जब किसी को दिया जाए तो कर न होकर क्या होता है, उपहार होता है। क्या होता है वो, तो कर न होकर क्या होता है, उपहार होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत समझने में, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते आगे, 12 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल की समाप्ति, सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिला और शूद्र दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, ध्यान में जरा रखेंगे। दूसरी बात है, अब वन व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो बता निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर वैदिक, और एक होता उत्तर वैदिक होता है, और एक कौन होता है, ऋग वैदिक या फिर पूर्व वैदिक कहते हैं। ठीक है, तो महिला और शूद्र दोनों को वेदों के अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। अब वन व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, बिल्कुल। देखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा ये उत्तर वैदिक क्या था, देखेंगे एक था आपका पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक को हम लोग ऋग वैदिक के नाम से भी जानते हैं, ऋग वैदिक के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं ऋग वैदिक, क्योंकि भाई साहब इस समय का जो भी जानकारी हमें मिलती है किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। उसके बाद का समय काल की बात करेंगे 1500 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, 1000, कहीं कहीं पे 1100 भी लिखा रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद 1100 देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके समय काल को बोलते हैं उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक। इस समय क्या थी, समाज में महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, जाति प्रथा का विकास हुआ, समाज में बहुत सारे मतलब जो थे दिक्कतें मतलब आ गई, राजा शक्तिशाली हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे दिक्कत मतलब आती है इस समय। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, अगर पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, तो यहाँ पे समाज जो था जटिल हो जाता है। पुरोहित ने मतलब समाज को किया क्या किया, चार वर्णों में क्या किया, विभाजित कर दिया। ध्यान रखेंगे, चार मतलब क्या किया है, क्या किया है, चार मतलब वर्ण में विभाजित किया जाता है। कौन था, कौन कौन सा वर्ण था, ध्यान में रखेंगे। वर्ण का नाम क्या था, एक ब्राह्मण था, दूसरा शासक वर्ग था, जिनको क्या बोलते थे, शासक वर्ग को क्या बोले, क्षत्रिय बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद आएंगे एक जो था, मतलब एक कौन सा वर्ग था, क्षत्रिय के बाद कौन सा वर्ग था, वैश्य था। ठीक है, वैश्य वर्ग था। एक अंतिम जो था कौन सा वर्ग था, शूद्र वर्ग था। ठीक है, कौन सा वर्ग था, शूद्र वर्ग था। ठीक है, ध्यान में रखिए, इस तरीके से वर्गों का विभाजन हो गया। तब यहाँ पे क्या था, कर्म के आधार पे नहीं, जो जाति व्यवस्था जो थी, वन व्यवस्था जो थी, जन्म के आधार पे, ब्राह्मण के यहाँ जो जन्म लिया वो कोई भी का वो मतलब ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया क्षत्रिय कहलाएगा। इस तरीके से सारी व्यवस्था चल रही थी। इसमें बोला कौन सा कथन सही है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। महिलाओं को मतलब वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, क्षुद्र भी मतलब वेद नहीं पढ़ सकते, मतलब महिलाओं की स्थिति और क्षुद्रों की स्थिति प्राय मतलब यहाँ पे क्या था, बहुत अधिक गिर गया। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा होता है। अब जैसे यहाँ पे बोलेंगे प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, समुद्रगुप्त का भर भर का मतलब क्या किया गया, उनकी प्रशंसा की है गई है। समुद्रगुप्त के विजय नीति को बताया गया, समुद्रगुप्त के अच्छे कार्यों को मतलब क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब सारी चीजें मतलब चल रही थी। तो प्रयाग प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा होता है, जो कि मतलब क्या होता था, शासक के सम्मान में दरबारी कवि क्या करते थे, लिखते थे। जैसे समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला हरि सिंह ने लिखा। ठीक है, गौतमीपुर सातकर्णी जैसे कुछ शासकों की प्रशस्ति की रचना की गई, जो कि उसके मान नहीं किया गया। ठीक है, तो ये समझ गया। आप चलेंगे, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है, पता है, अभी जस्ट मैंने नाम ले लिया था, अभी जस्ट, बिल्कुल हरिसेन ने किया है। ठीक है, किसमें किया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में किया है। अब प्रशस्ति का मतलब क्या है, प्रशंसा होता है, जहां पे मतलब क्या किया गया, जहाँ पे क्या किया, हरिसिंह ने मतलब क्या किया, समुद्रगुप्त का मतलब क्या किया, प्रशंसा किया। ठीक है, जहां पे उसने बोला उसने बहुत सारे उत्तरापथ और दक्षिणापथ के राजाओं को मतलब क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, कई समुद्रों को जीत लिया था, ऐसा भी कहा गया उसके बारे में। हरिसेन ने प्राग प्रशस्ति से दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई गई है, मैं अभी जस्ट बोल भी दिया, बता दीजिए। ठीक है, 12 बताई गई है।
उसने बोला से दक्षिणापथ के, ठीक है, 12 राज्यों को उसने पराजित किया, लेकिन उसके राज्य पे अधिकार नहीं किया। ध्यान रखें, एनसीईआरटी लिखता है सो उसके राज्य पे इसने अधिकार नहीं किया, मतलब उसको अपनी अधीनता स्वीकार करके उनके राज्यों का मतलब क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। जबकि उत्तरापथ के जो शासकों को पराजित किया था तो उसके राज्य पे भी इसने क्या किया था, अधिकार किया था। ठीक है। तो आर्यभट्ट के 9, अगर पूछा जाएगा आर्यभट्ट, हम उत्तरापथ बोल रहे हैं, मतलब आर्यभट्ट समझ लीजिए, आर्यभट्ट के 9 राजाओं को पराजित किया था उसने। और ठीक है, दक्षिणापथ की बात करेंगे तो 12 शासकों को उसने क्या किया था, पराजित किया था। लेकिन बाद में जाके जब आत्मसमर्पण किया तो समुद्रगुप्त ने उसे मतलब फिर से मतलब क्या किया, शासन करने की मतलब क्या की, अनुमति दे दी। क्लियर, समझ गए। अब चलते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है, तो विक्रम संवत का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे संबंध है, विक्रम संवत का संबंध की बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ये संवत की बात करेंगे 58 ईसा पूर्व में ये संवत की बात करेंगे प्रारंभ हुई थी। और एक शक संवत है, संघ संवत की बात करें 78 ईस्वी है। ठीक है। अगर शक संवत पूछा जिसको भारत सरकार प्रयोग करती है, ठीक है, 78 है। अब विक्रम संवत की बात करेंगे जो कि हिंदू महीना के तौर पे भी हम लोग इसको प्रयोग करें, इसको 58 ईसा पूर्व है। ठीक है। विक्रम संवत ईसा पूर्व में है, शक संवत ईस्वी में है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है। चंद्र द्वितीय की बात करें, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने, और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। ठीक है। आगे चल के इतिहास में उपाधि बहुत सारे के द्वारा जारी किया गया, लगभग आई थिंक 14 संख्या है ना, 14 ने जारी किया, 14 ने इस उपाधि को धारण किया ना। सर ठीक है, 14 है। ध्यान में रखना है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के दरबार में कौन आया था, तो फाइहान आया था। ठीक है। अब अरे हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे किसने पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था। हर्षवर्धन मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत के उसको पूरब में जितनी सफलता मिली थी उसी सफलता को चाहता था दक्षिण भारत में भी दोहराए। और इसी के क्रम में जब दक्षिण भारत का जब अभियान जब करता है तो नर्मदा नदी के तट पे मतलब क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय और मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर्षवर्धन के बीच में लड़ाई होती है। तारीख अगर गलती नहीं तो शायद 643 है शायद ये। ठीक है, एक बार देख लीजिए, तारीख के साथ थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। ठीक है, इसी के आसपास मतलब क्या होती है, लड़ाई होती है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी होते हैं, हर्षवर्धन की विजयी अभियान को क्या करते हैं, रोक देते हैं। और दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में नर्मदा नदी को सीमा बना दिया जाता है, जो कि आज भी मतलब बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत का कोई भी शासक दक्षिण भारत की तरफ कभी भी नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय की बात करेंगे तो चालुक्य नरेश था। ठीक है, चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। और चालुक्य की राजधानी की बात करेंगे तो बादामी। ठीक है, बादामी या क्या, कल्याणी, मतलब ये पुलकेशिन बादामी वाला था, नहीं बादामी वाला था। ठीक है, बादामी या फिर बतापी कहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब चलेंगे, कितना नंबर होगा, 14 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है। पल्लवों के काल में नगरम क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नगरम जो था, ध्यान में रखिए, व्यापारियों का संगठन था। नगरम की बात करेंगे तो ये पल्लव काल में, ठीक है, व्यापारियों का संगठन था। संभवतः इन सभाओं की बात करेंगे धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। ठीक है, इस समय बहुत सी अलग अलग सभाएं काम करती थी, उसमें से एक नगरम था जो कि व्यापारियों का मतलब क्या था, संगठन था। जनपद का अर्थ क्या होता है, तो जनपद का अर्थ की बात करेंगे तो जन के बसने की जगह को क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जन के बसने की जगह को क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। देखेंगे सबसे पहले जैसे मतलब क्या होता है, सोसाइटी का डेवलप होता है, कृषि का विकास के साथ ही मतलब क्या होता है, सोसाइटी एक जगह रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि कृषि को देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इससे छोटा छोटा मतलब जन का विकास होता है। जन से मतलब बहुत सारे जन मिलकर क्या बनता है, जनपद बनते हैं। जब बहुत सारे छोटे छोटे जनपद जब मिलने जाते हैं तो उससे निर्माण होता है, महाजनपद का होता है। ठीक है, इसकी संख्या 16 है ना, महाजनपद की संख्या कितनी है, 16 पाई गई। उसके बाद सारे महाजनपद जो थे सबके सब क्या थे, साम्राज्यवादी थे। सबके सब क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे। क्या करेंगे, सबके सब आपस में लड़ेंगे, और इससे मतलब क्या होगा, एक साम्राज्य का उदय होगा, जो कि सबसे पहले जो साम्राज्य जो बनेगा, कौन सा बनेगा, मौर्य साम्राज्य। मगध, मगध सबसे शक्तिशाली बनता है, मगध के बाद ही मतलब क्या होता है, मौर्य साम्राज्य का क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, क्योंकि मगध पे आप देखेंगे किसका शासन था, अंतिम रूप से आप देखेंगे घनानंद का शासन था कि नहीं,
घनानंद समाप्त होगा, शक्तिशाली शासक था, उसके बाद मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। तो जनपद, महाजनपद, अब फिर से मतलब क्या होगा, साम्राज्य बनेगा, ठीक है। क्योंकि सारे महाजनपद क्या करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और सबको मिला के मतलब क्या होगा, मगध एक शक्तिशाली बनेगा। और उसके बाद मतलब क्या होगा, मौर्य वंश आ जाएगा। महाजनपदों का बात करेंगे, उदय आज से कितने वर्ष पहले हुआ? अगर आपसे पूछा जाएगा महाजनपदों को, 3000 वर्ष पहले, ठीक है, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, कितने साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ? तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात करेंगे, महाजनपद का उदय होता है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, पता है आपको? राजधानी को क्या किया जाता था, फोर्टिफाइड किया जाता है, डेट मीन्स किलेबंदी की जाती थी। क्या की जाती थी राजधानी को? किलेबंदी की जाती थी। डेट मीन्स समझ रहे, किलेबंदी करने का मतलब ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। महाजनपद के काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। बिल्कुल, महाजनपद के जैसे ही हम लोग महाजनपद में प्रवेश करेंगे तो लोहा का विकास होगा। जहां पे लोहा जितना ज्यादा वो महाजनपद कितना होगा, उतना ही शक्तिशाली। मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण था? लोहा, साथ में हाथी, जंगल। तो हल का फाल अब लोहे से बनने लगे। अब धान के रोपण का प्रयोग प्रारंभ हो गया। तो बोला असत्य कथनों की चयन करें, कोई भी कथन असत्य नहीं है। कृषि का विकास अपने चरण पे था, लोहा का प्रयोग होने लगा किसी के खेत में, तो फसल को मतलब क्या हुआ, फसल को काटना आसान हो गया। मतलब खेती का मतलब क्या बोलते हैं, खेत को क्या करना होता है, खोदना, क्या बोलते हैं, जोतना, जो भी कहेंगे, ठीक है। वो मतलब क्या हो गया, आसान हो गया। इससे मतलब क्या हो गया, आसानी से मतलब खेतों को मतलब आसानी से मतलब जोता जा सकता था, जिससे फसल की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। मतलब आप खेतों में बीज सीखकर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार करके उसको रोपना शुरू किया, ठीक है। और इससे तुलना में क्या होता था, पौधे अत्यधिक जीवित रहते थे। रीजन क्या है, अगर हम धान को अगर छीटेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक ही जगह पे छीट देंगे कि नहीं छीट देंगे, पता नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। लेकिन वही अगर मान लीजिए पौधा को लगाएंगे तो पौधा तो पहले से पता है, तो एक डिस्टेंस में एगो के यहाँ पे लगाया तो एगो के यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ABCD करके लगाएंगे, तो उनको पोषक तत्वों का बराबर रूप से सबको मिलना शुरू होगा कि नहीं होगा। तो इससे मतलब क्या होगा, कृषि का और भी विकास होगा और पौधा और भी अच्छा डेवलप करेगा, ठीक है। तो इस समय धान के पौधे का रोपण क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है स्टेटमेंट। उन्होंने एक विशेष क्रम की स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। ये बात कहेंगे तो ये गलत है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब जब व्याकरण बनाओगे तो स्वर और व्यंजन दोनों का एक साथ आवश्यकता होगा, तब तो प्रॉपर व्याकरण होगा ना। ABCD में आप क्या लिखते हो, ABCD में आप लिखते ए से लेकर जेड तक पूरा लेटर जब तैयार होता है तब तो को परमानेंट फुल्ली अल्फाबेट बनता है। अब A E I O U आता है, स्वर में आता है, बाकी व्यंजन में आता है, तो तैयार तो नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की भी बात है, पूरा व्याकरण जब उसने तैयार कर दिया तो स्वर और व्यंजन दोनों पे उन्होंने काम किया होगा। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। एक पहला वाला सही हाँ? है ना, सिर्फ पहला वाला गलत है। अच्छा अच्छा, ये नहीं, अच्छा इसे नहीं दे दिया है ना, अच्छा नहीं दे दिया है, अच्छा गलत कर दिया इसको, ठीक है। मतलब उसने स्वर और व्यंजन दोनों की रचना उन्होंने की थी, ऐसा नहीं कि एक का नहीं किया, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे तो केवल पहला वाला सही है, ठीक है। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? अगर बात करेंगे बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो ध्यान रखें दीघ निकाय में किया गया, ठीक है। किसमें किया गया है, दीघ निकाय में, ठीक है। अब बात करें दीर्घ निकाय किस प्रकार का ग्रंथ है, कि बौद्ध ग्रंथ है। कैसा है ये, तो बौद्ध ग्रंथ है आपका दीघ निकाय, ठीक है। यहाँ पे बज्जी संघ का मतलब क्या किया गया, उल्लेख आपको किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये संघ ऐसा था, गण या संघ में कई शासक होते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों में एक साथ संपन्न करते थे, सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद के जरिए क्या करना नहीं करना इन फैसला को करते थे। मतलब क्या, जनरली जो मतलब अगर महाजनपद जो था, महाजनपद में क्या होता था, एक शासक होता तो वही सारा निर्णय लेता था। लेकिन जो संघ वगैरह जो थे, जैसे बज्जी संघ में जो थे, वहां पे एक शासक नहीं थे, कई तरह के शासक होते थे, ठीक है। विभिन्न विभाग के लिए अलग अलग होते थे, ठीक है। जैसे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की तरह समझ लीजिए। किसी भी निर्णय पे जब फैसला लेना होता था सभी लोग एक साथ लेते थे, इसीलिए बज्जी जैसे संघ को डेमोक्रेटिक माना गया है, ठीक है। वैशाली को प्रथम लोकतंत्र भी कहा गया, ठीक है। पूरी ओडिशा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया? आसान प्रश्न है, तो बिल्कुल गंग वंश होगा, ठीक है। दो के साथ तो आपका कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, मौर्य और पाल के साथ तो होगा ही नहीं। बाकी उड़ीसा का गंग है और खारवेल है, ठीक है।
तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप दो ऑप्शन को तो सीधा सीधा काट सकते थे। तो पुरी ओडिशा की बात करें, जगन्नाथ जी की मंदिर की बात करें कि गंग वंश के शासकों ने बनाया था। इस मंदिर के बारे में कहते हैं 1 2 3, 1 2 3, हाँ 1230, ठीक है। 1230 में राजा की बात करेंगे, इनका नाम था अनंग भीम। क्या नाम था राजा का नाम? आनंद अनंग भीम, आनंद देव। ठीक है। अनंग भीम तृतीय ने, ठीक है, अनंग भीम तृतीय ने इस मंदिर, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, अनंत सॉरी, अनंग बर्मन भीम बनवाया था। अनंत बर्मन, ठीक है, ये मतलब बाद में आता हाँ, है, ये अपने आप को इसका घोषित कर दिया था, ठीक है। अनंत बर्मन ने किया था, किसने करवाया था? अनंत बर्मन। अनंत बर्मन। अनंत बर्मन ने किसने करवाया था? अनंत बर्मन जी ने इनका निर्माण करवाया था कि 1320 में, ठीक है, 1230 में, सॉरी, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जगन्नाथ की बात करेंगे तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का मूर्ति, यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा भी निकलता है, आपको पता ही है। इस यात्रा में श्री कृष्ण जी होते हैं, बलराम होते हैं, और साथ में कौन होती है? सुभद्रा। सुभद्रा। सुभद्रा जी होती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, पूरी जगन्नाथ ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहीं पे जब सबसे पहली बार जब इनका मूर्ति बना था, सॉरी, इनका मंदिर जब बना था, तो यहाँ पे इनका भोग जो लगा था, तो सबसे पहले रसगुल्ला, रसगुल्ला का इतिहास की बात जिसको करेंगे तो जीआई टैग जगन्नाथ देने मंदिर की से मांग जुड़ा हुई गया थी। है, ठीक है। हाँ, ठीक है, जो कि बंगाल सरकार कहता है रसगुल्ला मेरा है, लेकिन उड़ीसा सरकार ने कहा उड़ीसा था का, नहीं, हाँ। हमारा है, ठीक है। तो बाद में उड़ीसा को ही मिला, तो ये जगन्नाथ मंदिर के, ठीक है, भोग में इनका उपयोग किया गया था। अकबर ने बंगाल को कब जीता? आसान क्वेश्चन है। तो अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता था, ठीक है। बिहार के जीतने के 10 साल बाद बिहार को 1576 में जीता था, बंगाल को 1586 में जीता था। बिहार को 1576 में जीतने के बाद 1580 में बिहार को मतलब क्या किया था? प्रांत घोषित हाँ, किया था, ठीक है। 86 में जीता, और उसी साल से मतलब बंगाल को मतलब क्या किया गया? सूबा माने जाने लगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा इस समय मतलब बंगाल की भाषा क्या थी, तो बंगाल की भाषा इस समय, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, फारसी तो थोपी गई थी, लेकिन क्षेत्रीय भाषा के रूप में बंगाली भी उस समय कार्य कर रही थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के सत्य कथन की चयन करें। नयनार साहब थे, बिल्कुल नयनार साहब थे, इनकी संख्या 63 थी। अलवार वैष्णव थे, बिल्कुल वैष्णव थे, इनकी संख्या 12 थी। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। अगर ये बात कहेंगे सही है कि गलत है? नहीं, तो ये बात गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये संत केवल, केवल लगा दिया तो समझिए वो ऑप्शन ज्यादातर गलत हो। केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार, ठीक है, जाति के लोग, ये गलत है, ये नहीं, ये देखिए अस्पृश्य समझे वाले, अनटचेबल समझे जाने वाले पुलैया और पनार लोग भी इसमें शामिल थे, लेकिन केवल वही थे। अगर ये कहेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय नयनार और अलवार संतों को जाता है, ठीक है, और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। तो 1 2 3, 1 2 सही है, बाकी तीसरा वाला क्या है? गलत है, ठीक है। ध्यान में रखें, संख्या बता दिया हूं, आपको ध्यान में रखना है। नैनार की संख्या 63, अलवार की संख्या 12। अब आते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फुहार पांडव का बंदरगाह था। फुहार की बात करेंगे, ठीक है, तब फुहार की बात करेंगे, पांडव का बंदरगाह था, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। किसका बंदरगाह था? फुहार चोलों का था, उल्टा चोल लिख का दिया। बंदरगाह था, ठीक है, चोल का, ठीक है। फुहार को कावेरी पट्टनम के नाम से जानते थे। अब कावेरी पट्टनम से आपको समझ में आ जाएगा, फुहार का ही नाम कावेरी पट्टनम था। मदुरै चोल का बंदरगाह था, गलत हो गया, ये पांडे का बंदरगाह था। किसका बंदरगाह था? मदुरै पांडे का बंदरगाह था। अब फुहार की बात करेंगे, चोलों का बंदरगाह था, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो मतलब इसमें कौन सा कथन सही? तो कोई नहीं है, इन्होंने उल्टा कर दिया। दक्षिण भारत में चोल चेल पांडे के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय होता था, एक तटीय होता था। एक अंतर्देशीय मतलब जिनमें सीमा तट से नहीं लगा था, एक तटीय होता था बंदरगाह वाला, ठीक है। तो दो दो राजधानी इनका मुख्यतः हुआ करता था। उसी तरह मदुरई की बात करेंगे तो पांडे का था, और कावेरीपट्टनम या फिर फुहार की बात करें किसका था? किसका था? चोल का था, ठीक है। चोल का था। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। अगर बात करेंगे ये बात सही है कि केरला गलत में है? हुआ था। ये ठीक है, शंकराचार्य जी का जन्म की बात करेंगे, केरल में हुआ था, गलत है, ये गलत हो जाए। कहां पे हुआ था इनका जन्म? केरल में हुआ था, ठीक है। अब बात करें ये अद्वैतवाद, अद्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है, ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या फिर माया कहा, वो भी सही है।
मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का आदेश दिया, ये भी सही है, ठीक है। तो 2 3 4 स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सॉरी 2 3 4 स्टेटमेंट सही है, और बाकी स्टेटमेंट की बात करेंगे जो कि पहला नंबर स्टेटमेंट था वो क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनका जन्म हुआ था केरल में हुआ था, ठीक है। जगह का नाम भी मुझे याद है केरल के, केरल के किस जगह पे हुआ था मैं भूल रहा हूँ, कनाडी, इसी तरह का कुछ नाम है, भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन्होंने अद्वैतवाद के समर्थक थे, उन्होंने जगत को मिथ्या या फिर माया कहा था, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने की उपदेश दी थी, ठीक है। तो 2 3 4 सही है। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, अगर आपसे पूछा जाए वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तो ये आपको कहाँ पे हुआ था, कर्नाटक के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। कहाँ के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था वीर शैव आंदोलन, तो कर्नाटक के क्षेत्र में कर्नाटक। जो था वीर शैव आंदोलन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे होता है वीर शैव, कर्नाटक में क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे और क्या प्रश्न है, वो भी जरा देखते हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखी थी, ये कथन ये जो नरसिंह था, मेहता ठीक है, का। नरसिंह मेहता ने लिखा था। किसने लिखी थी, नरसिंह मेहता। गांधी जी का बड़ा ये प्रिय था ये, ठीक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, यूट्यूब पे मिलेगा, सुनिएगा, बड़ा सुकून मिलता है सुनने पे, ठीक है। ये नरसिंह मेहता की बात की, गुजरात के कवि थे। कहाँ के कवि थे ये, गुजरात के कवि थे, ठीक है। ध्यान, गुजरात के क्या थे, कवि थे। गांधी जी इनको क्या करते थे, सुनते थे, ठीक है। आप चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ, नाथ पंथ की बात करेंगे तो नाथ पंथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। उत्तरी कहाँ पे क्षेत्र। लोकप्रिय हुआ, भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या होता है, नाथ पंथ जो था लोकप्रिय हुआ, ठीक है। अब नाथ पंथ, अब सामान्य तरीके से भी आप क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। नाथ पंथ के जो थे उनको नाथपंथी कहा गया। गोरखपुर में चले जाए तो क्या मिलेगा वहां पे, गोरखनाथ मिलता है कि नहीं मिलता हाँ। है कि नहीं। गोरखनाथ बाबा नाथपंथी समुदाय से बिलोंग करते थे, उत्तर का ही क्षेत्र है, तो वहां पे नाथपंथी समुदाय के उससे संबंधित आपको मंदिर वगैरह आपको वहां पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 32 नंबर, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी, तो मीरादास की बात करेंगे। तो मीरादास एक राजपूत कुमारी थी, और ये सूरदास की, क्या नाम है, रविदास की अनुयायी जो थी बन गई थी। रविदास की थी। मीरादास की बात करेंगे, क्या थी, राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह जो हुआ था राजा भोज से हुआ था, किससे हुआ था, राजा भोज था। इधर मेवाड़ राजा घराने के राणा सांगा अनीता राणा सांगा के पुत्र थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, राजा भोज है कि क्या नाम है, जो भी है, राजा राजा राणा सांगा के मतलब क्या थे, ये पुत्र थे, ठीक है। सांगा जी के मतलब क्या थे, राजा सांगा जी के मतलब क्या थे, ये पुत्र थे। मेवाड़ समुदाय में इनका घर मतलब विवाह हुआ था, लेकिन बाद में पति के मृत्यु के भोजराज बाद नाम था कृष्ण, उनका। हाँ भोजराज जो भी हो, ठीक है, भोजराज, ठीक है। बाद में अपने पति के मृत्यु कृष्ण को, ठीक है, प्रेमी और पति के रूप में मतलब ये क्या करती है, पूजना शुरू करती है, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में इनके जो गीत जो है काफी अधिक लोकप्रिय है। चोल कला में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगर संग्रह किया जाता था। बेट्टी, कदमई एक भू राजस्व था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। बेट्टी कर तो था लेकिन इसको नगद के रूप में नहीं करते थे। बेट्टी का मतलब क्या होता था, जबरन मजदूरी करवाना। क्या था बेट्टी का मतलब, जबरन मजदूरी करवाना, ठीक है। क्या होता था बेट्टी में, क्या होता था, जबरन मजदूरी करवाते थे। कदमई एक भू राजस्व कर था, ये सही है। बेट्टी जो था तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के बारे में आपको देखने को मिलता है, जिनमें से 400 से ज्यादा शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसी में से एक शब्द बेट्टी है, जिसे पता चलता है कि जबरन मजदूरी के रूप में लिए जाने वाला कर था। जबकि कदमई की बात करेंगे तो भू राजस्व था। तो इसका स्टेटमेंट कौन हो जाएगा, केवल 2 सही है। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था, कबीर का जन्म की बात की जुलाहा परिवार में हुआ था, ठीक है। किस पर में हुआ था, जुलाहा परिवार में कबीर जी का जन्म हुआ था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इनका जो पालन पोषण जो करने वाला था, 2 मतलब जुलाहा मतलब जो क्या नाम है उनका, जोरी था, जिसका नाम था नीरू और नीमा, नीरू और नीमा, ठीक है, ध्यान रखिए, इन्होंने किया था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। लंगर में क्या होता था, मतलब साझा रसोई होता था, ठीक है। क्या होता था,
साझा रसोई होता था। ठीक है, उसमें एक साथ मतलब बैठ के लोग मतलब क्या करते थे, पंगत लगाकर खाते थे। ठीक है, तो लंगर में एक ही जगह पे खाना बनता था। ठीक है, साथ में बैठ के खाते थे, पंगत लगा के खाते थे, किसी के लिए कोई भी स्पेशलिटी नहीं। ठीक है, और सब दोस्त एक दूसरे का मदद करते थे। तो इससे मतलब क्या हुआ, इससे समानता में मतलब क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, समानता के भावना के क्या हुआ, इससे मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो साझा रसोई बनाते थे और साथ में बैठ के खाते थे, तो इसको बोलते हैं लंगत और पंगत। ठीक है, समझ गए। और इनका जन्म की बात की, गुरु नानक साहब के गांधी जी के से 400 वर्ष बड़े थे। 1469 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नानकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। नानकाना साहब कहाँ पे पड़ता है, नानकाना साहब जो तलवंडी पेशावर बोलते हैं। पाकिस्तान ठीक है, में। पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान। पेशावर में। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। आप भी जा सकते हो अच्छा। वहां पे क्या बोल रही है बीच पेशावर में। पेशावर में कौन बोला, पेशावर पेशावर में पेशावर। पड़ता है। तलवंडी में पड़ता है, पेशावर में नहीं पड़ता। ठीक है, पंजाब से लगा हुआ अच्छा। बॉर्डर है। ठीक है, $20 दीजिए, ठीक। जाइए देख कर आइए, कोई पेशावर उशावर में नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रावी नदी के तट पे करतारपुर साहिब के नाम से जाना जाता है इसको। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पे। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, तो संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की पाणिनि। थी। किसने की थी, पाणिनि ने की थी। हाँ। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये संस्कृत व्याकरण था, लगभग बात करेंगे यहाँ पे, मतलब संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम दिए गए थे। और यहाँ पे सूत्रों की संख्या अगर पूछ देगा कभी से, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण कितने सूत्र थे, तो लगभग 3000 शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं, 3000 शब्द आपको यहाँ पे निकाय। देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्वामी महावीर की बात की, अपनी शिक्षा किस भाषा में दी, तो इन्होंने अपनी शिक्षा की बात करेंगे प्राकृत। ठीक है, संस्कृत। प्राकृत को अर्धमगधी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कभी अगर आ जाए अर्धमगधी तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अलग अलग नहीं था। प्राकृत को अर्धमगधी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों सेम ही है, या तो प्राकृत या फिर अर्धमगधी। ठीक है, ध्यान रखें। तो इन्होंने प्राकृत भाषा को चुना। और बाकी की बात करेंगे, महावीर गौतम बुद्ध की बात करेंगे, इन्होंने पाली भाषा को चुना। रीजन क्या था, तो सर्वसाधारण की भाषा थी, सभी लोग इसको समझ सके, इसलिए इन भाषाओं को मतलब चुना गया था। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, बिल्कुल व्यापारी ने खूब समर्थन किया। रीजन क्या था, कृषक का समर्थन इनको नहीं मिला था, किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, क्योंकि इसमें जीरो टॉलरेंस मतलब जीरो अहिंसा। ठीक है था। अब खेती करने के लिए क्या होता है, खेती करेंगे तो पेस्टिसाइड का प्रयोग होगा ही। खेती में मतलब क्या कर सकते हैं, जानवर की मृत्यु होगा ही। ठीक है, तो इस वजह से मतलब क्या किया गया, तो किसान वर्ग के लोगों को पूरा इनमें मतलब क्या किया गया, तो इनमें मतलब आने से मतलब मना किया गया। ठीक है, तो किसानों ने इस धर्म का मतलब क्या किया, विरोध किया, वो उन्होंने मतलब इनसे दूरी दूरी बना के रखी। जबकि जैन की बात करेंगे, तो जैन ने व्यापारी वर्ग को अपने तरफ क्या किया, उन्होंने आकर्षित किया। ऐसे मतलब व्यापारी वर्ग को इसमें काफी अधिक जुड़ने लगे। ठीक है, इसलिए अभी कहीं पे भी जाएंगे तो जैन व्यापारी जो मिलेंगे वो बहुत ही मतलब ढांढे होते हैं। दिल्ली में चले जाइए, एक एक जैन मिलेंगे, बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं। ठीक है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किसमें था, तो कभी भी अगर आपको नियम पूछेगा तो विनय का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन होता है ना, विनय अनुनय, उसी में नियम था। सूत पिटक में क्या था, तो सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश थे। क्या था, सूत पिटक में क्या थे, उपदेश थे। अधिदम पिटक में क्या था, तो अधिदम पिटक में दर्शन था। ठीक है, विनय पिटक में क्या था, तो बौद्ध में जाने के, जैसे बुद्ध संघ में जाने के लिए क्या होता है, बौद्ध शाखा में जाने का एक नियम होता है। किसी भी स्कूल में आप जाते हो तो क्या करते हो, एक नियम आपका होता है, उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरह शाखा में जाने के लिए बौद्ध भिक्षु के लिए जो नियम जो बनाए गए थे वो विनय पिटक में थे। दर्शन किसमें था, अधिगम पिटक में था। और सूत पिटक में क्या था, तो सूत पिटक की बात करेंगे तो इसमें क्या था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्या था, गौतम बुद्ध के उपदेश वगैरह इसमें आपको देखने को मिलते हैं। 40 नंबर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए, सही नहीं है। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, बिल्कुल अलग अलग व्यवस्था थी, 100%। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल सभी के सभी सब प्रवेश ले सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। संघ में प्रवेश लेने के बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, बिल्कुल बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। और न्यूनतम उम्र की बात करेंगे 15 साल था, मतलब 15 साल से कम के बच्चे संघ में प्रवेश ले भी नहीं सकते थे। ठीक है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी, गलत है। ठीक है, माता पिता से नहीं, अपने पति जी से अनुमति लेनी पति पड़ती थी। से। ठीक है, इसे पति देव जी से अनुमति लेके वो संघ में शामिल हो सकते थे। संघ में कौन नहीं शामिल हो सकते थे, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो कौन नहीं शामिल, जो कर्जदार है, कर्जदार वो शामिल नहीं हो सकता था।
ठीक है, देनदार को शामिल नहीं किया जाता था। देनदार जो था या फिर सर कर्जदार कह देनदार लीजिए। से अनुमति लेके ले सकता था ना। हाँ, कर्जदार जो था वो देनदार से अनुमति ले सकता था। ठीक है, ध्यान में मतलब देनदार हाँ, से अनुमति अनुमति लेके लेके। शामिल हो ठीक है, सकता है। उसके बाद इसको भी नहीं शामिल कर, दास नहीं शामिल होता था। ठीक है, लेकिन दास को अगर स्वामी से अगर अनुमति मिल जाता है तो वो शामिल हो हाँ, सकते फिर थे। वो ठीक है, शामिल है। तो दास और कर्जदार को अनुमति नहीं थी, लेकिन अगर दासों को अगर स्वामी से अनुमति मिल जाए, कर्जदार को अगर देनदार से अनुमति मिल जाए जिसको पैसा बाकी रखा है, तो वो भी शामिल हो सकता था। ठीक है, बाकी जो कंडीशन बताया, बच्चे शामिल हो सकते हैं माता पिता से परमिशन से, शादीशुदा महिलाएं भी शामिल हो सकती है अपने पति के विद परमिशन से। ठीक है, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल। उन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल। ठीक है, दोनों को स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, महायान वालों ने गौतम बुद्ध को, ठीक है, देवता की तरह पूजना शुरू किया। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के बहुत बड़े विरोधी, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा मूर्ति किनके बनी, तो गौतम बुद्ध का ही सबसे ज्यादा मूर्ति इतिहास में बना। समानतः पहली मूर्ति भी शायद इन्हीं की बनाई गई थी। ठीक है, मुख्य रूप से दोनों के आचरण में अंतर किस बात को लेकर आया, तो हिनयान जो थे वो गौतम बुद्ध को, ठीक है, उनके आदर्श का पालन करते थे, आदर्शों में विश्वास रखते थे। जबकि बात करेंगे ये साहब जो थे, क्या नाम है, महायान वाले जो थे, उनको देवता की तरह पूजना शुरू किए। तो दोनों में मतभेद हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सो बोधिसत्व क्या क्या था, बोधिसत्व के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। गलत बात है, ज्ञान प्राप्ति जब उनको हो ही जाएगा तो एकांतवास में साधना क्यों करेंगे। आपके पास ज्ञान है तो आप जाके उस ज्ञान को फैलाओगे कि कहीं पे जाके रूम बंद करके आराम से सो जाओगे। ज्ञान फैलाना चाहिए। ठीक है, तो गलत है, एकांतवास में साधना नहीं करते थे। जब उनको बोधिसत्व हो जाता तो घूमते थे और दूसरे को क्या करते थे, ज्ञान देते थे। उपदेश देते हैं। बिल्कुल, बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, बिल्कुल। वे भारत के बाहर जापान, चीन तथा दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। बाकी पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, बोधिसत्व उन्हें कहा जाता था जो ज्ञान प्राप्त कर एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बाद लोगों को शिक्षा देने में मदद करने के लिए सांस्कृतिक परिवेश में रहना ठीक समझना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी विद्वानों के बारे में बात करना है तो सबसे पहले फाइहान आता था, उसी से आप लगा सकते हैं। मतलब इसिंग तो सीधे कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया। अब फाइहान ह्वेनसोंग इसिंग या फिर फाइहान इसिंग वैनसोंग, तो पहले फाइहान आएगा, फिर मतलब वैनसोंग आएंगे, और फिर मतलब क्या आएंगे, इसिंग आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखना कौन आएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही। आप पूछा जाएगा फाइहान किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। फाइहान की बात करेंगे, हो गया। वैनसोंग की बात के हर्षवर्धन के शासनकाल में। हालांकि वैनसोंग जो आता था घुमंटू क्वालिटी का व्यक्ति था, वह हर्ष के शासनकाल में तो आता ही है। वो हर्ष के शासनकाल से, हर्ष से मिलने के बाद वो चला जाएगा दक्षिण भारत, किसके यहाँ, पुल के सिंह के यहाँ। ठीक है, पुल के सिंह से वह चला जाएगा नरसिंह वर्मन के यहाँ। ठीक है, तो खूब घुमा था इसने। ठीक है, और भी मतलब कि और भी दक्षिण के कुछ राजाओं के यहाँ भी जाता है। ठीक है, तो ये मतलब हर्ष, पुल के सिंह, नरसिंह, ये तीनों आपस में कनेक्टेड भी है। अब कैसे कनेक्टेड हो, हर्ष को पराजित किया पुल के सिंह ने, अब पुल के सिंह को पराजित किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, और इसने उपाधि धारण की वातापी कुंड का। तो इसी वजह से हर्षवर्धन, क्या नाम है इसका, वेनसोंग की इच्छा जो थी बढ़ते चली गई। ठीक है, और इसने सभी राज्यों का क्या किया, भ्रमण किया। बतापी राजधानी था नरसिंह वर्मन, इसका पुल के सिंह का राजधानी जो था, चालुक्य का राजधानी था, बतापी था। और कुंड का मतलब क्या होता है, जीतने वाला। ठीक है, तो बतापी को जीतने वाला जो उपाधि धारण किया उसको बोलते हैं बतापी कुंड। बतापी को किसने जीता था, पुल नरसिंह वर्मन ने जीता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब पुल के सिंह की हत्या किसने की, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने हत्या की, और पुल के सिंह को हराकर उसको राजधानी को जीतकर बतापी कुंड की उपाधि धारण की। ठीक है, तो तीनों शासक आपस में कनेक्टेड है, इसलिए तीनों से मिला था उस, क्या नाम था, क्वेनसोंग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्कस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था, तो भाई साहब उसका नाम तो आप लोग जानते हैं, उसका नाम था मेगास्नीस। वो बालक का नाम क्या था, मेगास्नीस। ठीक है, जो कि किसका, सेल्कस निकेटर का क्या था, उत्तराधिकारी था। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो सबसे पहले भारत में आएंगे हिंद यवन, हिंद यवन के बाद आएंगे शक, शक के बाद करेंगे पार्थियन, पार्थियन के बाद आएंगे कुषाण। ठीक है, क्लियर। ये सबके सब क्या थे, विदेशी थे, सबके सब क्या थे, विदेशी थे, लेकिन भारत ने क्या किया, सबको अपना लिया।
चाहे हिंदीवन हो, चाहे कुषाण हो, चाहे पार्थियन हो, चाहे शक हो, सबको अपनाया हम लोगों ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश को छोड़ के सबको हम लोगों ने अपना लिया था। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना, जिसको धम्म महापात्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में धम्म महापात्रों का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म महापात्रों का, ठीक है, तो 5वां नंबर, किसमें? 5वां नंबर में, ठीक है, अशोक के धम्म महापात्रों का उल्लेख किया गया, ठीक है। ये नैतिकता अधिकारी थे, जाके लोगों को धर्म का शिक्षा देते थे। और लोगों, अगर मान लीजिए अशोक के शिलालेख को अगर कोई नहीं पढ़ पाता था, उसको पढ़ के भी सुनाते थे स्थानीय भाषा में, ठीक है। अब आते हैं अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक ऐसा पहला शासक है जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना उपदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये तो गलत हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे सही लेगा। लेकिन ऐसा काम डेरियस प्रथम ने पहले कर चुका था, ठीक है। शिलालेख का अभिलेख द्वारा अपने जनता तक अपने उपदेश पहुंचाने का काम डेरियस प्रथम के समय में ही शुरू हो गया था, जो कि हिंदू यूनानी नहीं, हिंदू यूनानी बैक्ट्रियन शासक था वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सही ले रहा है, ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ख्रोष्टी में है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसमें है भाई साहब? ब्राह्मी में। किसमें है? ज्यादातर अभिलेख की बात करें किसमें? ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग का वध का वर्णन किया, बिल्कुल सही। और कौन सा अभिलेख है? तो 13वें नंबर का क्या है? अभिलेख है या फिर शिलालेख है, ठीक है। तो कौन सही हो जाएगा? 1 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा कहां से मिली थी? डेरियस फर्स्ट से मिली थी, जो कि बैक्ट्रियन शासक था। मुगलों ने जागीर दिल्ली सुल्तानों से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों के किसके बराबर है? तो भाई साहब इक्ता, एक व्यवस्था थी, इक्ता थी। आप बोलेंगे इक्ता से शब्द बना इक्तेदार। इक्ता क्या होता था? देखिए, राजा के पास जमीन बहुत होता था, शासक के पास जमीन बहुत होता था, तो जमीन को क्या करते थे? इक्ता को दे देते थे, ठीक है। इक्ता कहते थे उसको, इक्ता को देते थे, जिससे बनता था इक्तादार। क्या बनता था? इक्तादार। इक्तादार क्या करते हैं? जमीन पे क्या करता? खेती करवा, कुछ भी करो, डजेंट मैटर, ठीक है। जमीन है तो भाई जाहिर सी बात है उसकी उपयोगिता है, उसे पैसा मिलेगा। उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसा से क्या है? बड़ा सा एक सेना तैयार करता था, ठीक है। बहुत सारे इक्ता होते थे, उसके पास अपना सेना होता था। जब भी युद्ध होता था वो सेना से मतलब क्या करता? राजा को मदद करता था। अब जमीन से जो पैसा जो मिला, उसे अपना भी काम चलाता था, सेना का भी काम चलाता था। और जो एक्स्ट्रा पैसा जो होता, जो सरप्लस जो होता था, वो किसे दे देता था? राजा को दे देता था। लेकिन इक्तादार जो थे बहुत अधिक घमंडी थे, धीरे धीरे बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए, तो वो एक्स्ट्रा पैसा राजा को देना बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन राजा के पास मजबूरी थी, क्योंकि इक्तादार के पास क्या था? सेना था। अगर आप इक्तादार से बैर करोगे तो हो सकता है वही आपके खिलाफ विद्रोह हो जाए, इसलिए राजा जो था चुपचाप था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के कुछ ऐसे भी शासक है जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। उसमें से एक शासक आया अलाउद्दीन खिलजी। क्या आया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला से तुम जाओ भार में, ठीक है, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे सेना, हम बनाएंगे अपना अस्थाई सेना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सारे इक्तादारों को क्या किया? कहानी समाप्त कर दिया। और जितने भी भूमि जो इन लोगों को मिला था, सारे भूमि को छीन के सबको बना दिया खालसा भूमि। कौन सा भूमि बना दिया? खालसा भूमि। खालसा भूमि डेट मीन सरकारी भूमि, जो कि मतलब डायरेक्ट मतलब राजा के शासक के अधीन आ जाए, उसको बोलते थे सरकारी भूमि, या फिर बोलते थे उसको खालसा भूमि, ठीक है। आप अलाउद्दीन खिलजी पे दबाव बना, क्योंकि इतनी बड़ी सेना तो तुम रख लिया, पैसा कहां से दोगे? तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक तीसरा व्यवस्था निकाला। उसने निकाला कौन सा व्यवस्था? सेना के लिए क्या चलाया था उसने? घोड़ा दागने की प्रथा थी ना वो। घोड़ा रागने। उसे उसे क्या होगा? मतलब उससे नहीं 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 नहीं, बाजार सेना नियंत्रण भी प्रणाली। मतलब कौन सकते सा? हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, ठीक है, जिसमें बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या था? सेना को कम कीमत पे, ठीक है, सेना को कम कीमत पे उसके उपयोग के सारे चीजों को उपलब्ध कराना। अगर मान लीजिए पैसा मिलेगा तो क्या करोगे? कपड़ा पे खर्चा करोगे, स्वास्थ्य पे खर्चा करोगे, सामान पे खर्चा करोगे। अगर आपका सारा चीजों को अगर पूर्ति कर दिया जाए, आपको मात्र 2 ही हजार रुपया दी जाए, आपका जो भी जरूरत है सब अगर पूरा हो रहा है, तो पैसा का महत्व उतना नहीं रहेगा। तो इनको कम कीमत पे इनको सामान उपलब्ध करवाया गया, जिनसे मतलब इनको सैलरी कम भी मिलती थी, फिर भी उनका काम चल जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा इक़्तिदार जो थे दिल्ली सल्तनत के समय थे। आगे में मुगल काल में यही इक़्तिदार क्या बन गए? जागीरदार बन गए। क्या बन गए? जागीरदार बन गए, ठीक है। 14वीं शताब्दी के अंत में लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। यह केरल के मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा की बात करेंगे, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, नहीं थी, केरल में तो लिखी तो गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये मलयालम भाषा की थी, ठीक है, लेकिन इसमें व्याकरण और काव्य से संबंधित पुस्तक ये नहीं है, ठीक है। ये किससे संबंधित है?
क्या लिखा हुआ है? 14वीं सत्य कथन है। यह केरल में मलयालम में लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। मलयालम भाषा का तो है। नहीं, ये मलयालम का नहीं है, सॉरी। ये मलयालम का नहीं है, संस्कृत की है। ये कंफ्यूज कर रहा था। किसकी है? संस्कृत की है, ठीक है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें कि इसकी इसकी संस्कृत के साथ साथ इसकी रचना, ठीक है, अन्य, ठीक है, अन्य क्षेत्रीय भाषा में भी की गई थी, ठीक है। अन्य क्षेत्रीय भाषा में भी इसकी रचना जो थी हुई थी, ठीक है। इसकी रचना की बात करें, अन्य क्षेत्रीय भाषा में भी इसकी रचना आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? बताइए, किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? सभी जगह। बताइए क्या होगा? अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, कंधार से मिले अशोक के शिलालेख, ब्रह्मगिरी से मिले हैं, हाँ, कंधार में। ठीक है, ध्यान में, कंधार से भी मिले हैं, ब्रह्मगिरी से मिले हैं, जौगर से भी मिले हैं, गिरनार से भी मिले हैं। सभी जगहों से आपके अशोक के शिलालेख आपको देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। मुख्यतः सभी जगह से आपके अशोक के शिलालेख क्या होते हैं? मिलते हैं। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। सभी जगह से मिले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके ऑल स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। अब बताइए, अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा? कहाँ कहाँ पे उसने भेज दिया अपने राजदूत को? सीरिया भेजे थे, बिल्कुल भेजे थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। और कहाँ भेजे थे? ठीक है, मिस्र भेजा था, श्रीलंका भेजा था, सारे जगहों पे भेजा था, ठीक है। सभी जगहों पे उसने क्या किए थे? अपने, ठीक है, भेजे थे, ठीक है। तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, कोई भी इसमें गलत नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं, एक मिनट। चले, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? ठीक है, तो उनको बनाते थे गवर्नर। क्या बनाते थे? राज्यपाल बनाते थे, या फिर उनको बनाते थे, क्या बनाते थे? गवर्नर बनाते। जैसे बात करेंगे, अशोक क्या था? वो भी एक राजकुमार था बिंदुसार के शासनकाल में। तो उसको कहाँ का पद दिया? कहाँ का राजकुमार बनाया गया था? गवर्नर कहाँ का बनाया गया था अशोक को? हम्म अवंती। कहाँ का बनाया गया था? अवंती का बनाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अवंती जो कि उज्जैन की राजधानी थी। भारत को उपमहाद्वीप में कहा जाता है, क्यों कहते हैं भारत को उपमहाद्वीप? क्या रीजन है उपमहाद्वीप कहने का? बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ी तथा पर्वतों के बटे होने के कारण, ठीक है। तो ये सबके सब रीजन जो है, जो कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारा देश आता है, ठीक है। कौन कौन सा देश आता है? तो एक तो भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबके सब आएंगे, ठीक है। कौन नहीं आएगा? तो चीन नहीं आएगा, ठीक है। चीन को मत जोड़िएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे देश मिलके क्या बनाएंगे? भारतीय उपमहाद्वीप। अरे भाई साहब, इसमें तो अगर बात करेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब तो हिस्सा रहा है ये भारत का, ठीक है। महाजनपद के काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? किस पात्र का उपयोग करते थे महाजनपद के काल में? बताइए। उसको बोलते हैं चित्रित धूसर। चित्रित धूसर मृदभान का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? तो चित्रित धूसर मृदभान का उपयोग जो था उस समय होता था। किसका? चित्रित धूसर मृदभान का प्रयोग होता था महाजनपद के काल में, क्या रखने के लिए? अनाज रखने के लिए। पांडुलिपि का क्या महत्व है? पांडुलिपि का क्या महत्व है? ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या महत्व है? ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या था? ये सारे के सारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों पे चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन से, सबका सब है, ठीक है। ये ऑल स्टेटमेंट टू है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पांडुलिपि की बात करेंगे तो अतीत की जानकारी कई तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका जो है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण इसको क्या बोलते थे? पांडुलिपि कहते थे। ये पांडुलिपि आपको कहाँ पे मिलेगा? तो पांडुलिपि आपको ध्यान में रखना है, कई जगह पे मठ वगैरह जो था, बौद्ध विहार जो था, वहां पे मंदिर में बिहार से प्राप्त होती है। पांडुलिपि जो थी किस पे लिखी जाती थी? तो ध्यान में रखिएगा, भूर्ज के पत्ता पे लिखी जाती थी। किस पे लिखी जाती थी? भूर्ज। भूर्ज नामक, ठीक है, भूर्ज नामक पेड़ का जो छाल जो होता था, पेड़ की छाल पे मतलब क्या लिखते थे? पेड़ की छाल पे मतलब क्या करते थे? इसको मतलब लिखते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
ये पेड़ कहाँ पे मिलता था? हिमालय में मिलता था। कहाँ पे मिलता था? हिमालय के क्षेत्र में, मतलब ये पेड़ जो थी उगती थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ गए? आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाण की दूसरी राजधानी कौन सी थी, क्या बताएंगे? मथुरा। ठीक है, कौन थी? मथुरा थी। ठीक है, कुषाणों की प्रथम राजधानी कौन थी? ठीक है, उज्जैन। पुरुषपुर। क्या नाम था उसका? पुरुषपुर या फिर पेशावर। क्या बोलते थे? पेशावर, जो पाकिस्तान में पड़ा है, कुषाणों की पहली राजधानी थी। दूसरी राजधानी, फिर धार्मिक राजधानी की बात करेंगे तो मथुरा थी। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ पे थे? अरिकामेडु आपको पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा? तो ध्यान रखिए, कहाँ पे पड़ेगा? तो ये पड़ता है पुडुचेरी। पुडुचेरी में पड़ता है। ठीक है, पुडुचेरी में अरिकामेडु पड़ता है। और ये क्या था? एक पतन था, बंदरगाह था, ईंटों से बना हुआ। एक संभव यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला है जो ईंट से बना हुआ, जिससे अंदाजा लगा एक गोदाम था। आर्किमेडीज से इनका इनका व्यापार जो था रोम के साथ होता था। रीजन के यहाँ से रोमन सिक्के मिले। क्या मिले हैं? रोमन सिक्के भी आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जातक कथाओं का संग्रह निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता था? बौद्ध आसान अनुयायी। प्रश्न बता देंगे। ठीक है, बौद्ध अनुयायी के द्वारा जातक कथाएं का, ठीक है, किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या शुद्ध पिटक के अंतर खुद्दक निकाय का भाग है। ठीक है, जातक कथाएं किस निकाय का भाग है? तो खुद्दक निकाय। किसका भाग है? खुद्दक निकाय का ये भाग है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, त्रिपिटक आप लोग जानते हैं, पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता था। क्या होता था? पिटक का मतलब क्या होता था? त्रिपिटक का मतलब तीन टोकरी। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? क्लियर? तो ये विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानी जो है वो जातक कथा है। ठीक है, जिनमें लगभग 600 कहानी है। ठीक है, कितनी कहानी है? 600 कहानी आपको इन कथाओं में आपको मिल जाएगी। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो बड़े जो भूस्वामी जो थे उनको बेल्लाल कहते थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते थे? बेल्लाल। जो बड़े भूस्वामी जो होते थे, जमींदार जो होते थे, उनको क्या बोलते थे? बेल्लार कहते थे। एक जो होता था, ये बड़े किसान होते थे। ठीक है, जमींदार जो होते थे, क्या बोलते थे? जमींदार, उनको बेल्लार कहते थे। एक शब्द होता उनवार। उनवार का मतलब क्या होता है? ये हलवाहा को बोलते थे। क्या बोलते थे? हलवाहा, हल चलाने वालों को उनवार कहते थे। एक जो होता था अधिमई। अधिमई की बात करते हैं तो भूमिहीन मजदूर था। क्या था? मजदूर था, दूसरे के खेतों में काम करते थे, उसको अधिमई। या फिर इनको कैडेसियर भी कहते थे। क्या बोलते थे इसको? कैडेसियर। कैडेसियर भी इनको कहा जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सब कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है, तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार के अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक के आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है, इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा है, गलत है। अफगानिस्तान से जो मिला है वो ब्राह्मी भाषा में नहीं है। किस भाषा में है? ठीक है, यूनानी में, ठीक है, या फिर अरमाइक में। किसमें? अरमाइका में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अफगानिस्तान से किसमें मिला है? तो यूनानी में, अरमाइका में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें अशोक के आदेश को उत्कीर्ण करवाएगा। तो अपना स्टेटमेंट एक सही है, दूसरा वाला गलत है। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? तो क्या शामिल होते हैं पुरातात्विक में? तो ध्यान रखिएगा, अभिलेख शामिल होते हैं, बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन शामिल है। ठीक है, जानवरों के हड्डी भी शामिल है, धातु भी शामिल है, आभूषण भी शामिल है, औजार भी शामिल है। सभी की सभी स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अवशेष, इमारत के अवशेष वगैरह जो मिल जाते हैं, जिसको भग्नावशेष कहते हैं, तो अवशेष जो होते हैं, इमारत के अवशेष जो होते हैं, वो उनको भी इनमें शामिल किया गया। ठीक है, सिक्का को शामिल किया जाता है इसमें, क्वाइंस को। ठीक है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो घड़ा कहते हैं उनको शामिल किया जाता है। सबके सब जो है ऐसे मतलब क्या होते हैं? इस सब के सब पुरातात्विक स्रोत के मतलब क्या है? साधन है। ठीक है, आप चलेंगे 62 नंबर। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक थे। आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? भोजन को जो जमा करता है। तो प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? क्या रीजन है? तो एक जगह रुकने के कारण वहां के फल फूल जानवर खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का चारा ढूंढने के कारण, या फिर मौसम बदलने के कारण। क्या शामिल है? तो सबके सब स्टेटमेंट शामिल है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है इसमें, ऑल स्टेटमेंट शुरू। क्या था? मौसम बदल जाते थे, कहीं पे बहुत अधिक ठंडा पड़ने लगता था, तो क्या करते थे? अपना परिवर्तन कर लेते थे।
जैसे श्रीनगर में एक जाति जो है, जो कि चरवाहा जाति है, वो क्या होता है, पहाड़ों पे रहता है, लेकिन जब वहां पे बहुत तेज बर्फबारी पड़ने लगती तो नीचे की तरफ चला आता, तो मौसम परिवर्तन था, मवेशी का चारा ढूंढते थे, इसलिए भी शिकार ढूंढने की वजह से एक जगह समाप्त हो जाता था, एक जगह रुकने की वजह से वहां का पूरा पेड़ पौधा फल फूल को चट कर जाते थे, तो उसको ढूंढने के लिए फिर दूसरे जगह पे परिवर्तन करना पड़ता था। तो ऑल स्टेटमेंट सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आहट सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आहट का मतलब क्या होता है? आहट का मतलब क्या होता है? किसी को मारना, ठीक है। आहट का मतलब पंच करना। क्या होता है आहट का मतलब? पंच, ठीक है। पंच होता है ना, जो मुक्का से मारते उसको बोलते हैं ना पंच। तो आहट सिक्के को समानता बात के उनको ना मारा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनको समय आहट सिक्के समानता आयताकार, वर्गाकार या फिर गोलाकार होते थे, ध्यान में रखना है। तो ये आहट सिक्के के बारे में बोले, ये समानता, ठीक है, आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार होते थे, ध्यान में रखेंगे। ये आहत सिक्के समानांतर ढाल कर नहीं बनाया, मैंने क्या बोला, इनको मारते थे, पीटे, मतलब एक जोर से, एक नहीं होता थप्पा मारना, जोर से थप्पा मारना, उसी को आहत करना कहते थे। इनको ढाल के नहीं बनाते थे, ठीक है। ढाल के जो सिक्का बनता है, आधुनिक सिक्का बनता है, जो ढाल के जो सिक्का का बनाएंगे उसका परफेक्ट रूप होगा, परफेक्ट डिजाइन होगा। आहत सिक्के का कोई परफेक्ट डिजाइन नहीं होते थे कि समानांतर, वर्गाकार, गोलाकार में, तो और भी बहुत सारे आकार के मिले हैं। इसको थप्पा मार के बनाते थे, इसलिए इसको आहत कहते थे। ये ज्यादातर जो मिले हैं ये चांदी या तांबे के मिले हैं, ठीक है। चांदी के मिले हैं या फिर तांबे के मिले हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिला है किसका, ध्यान रखेंगे, चांदी का। तो इसका गलत पूछ रहा है ना, तो इसका स्टेटमेंट नंबर क्या हो जाएगा? 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 क्लास का ये सब। मथुरा के अभिलेखों में निम्न से किसका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा का उल्लेख में बात कर, किसका उल्लेख मिलता है, तो ध्यान रखेंगे किसका मिलता है, बताइए। लोहार सुनार का बुद्धर मिलता है, लुहार का मिलता है, टोकरी एवं माला बनाने वाला मिला, सबका मिलता है, ठीक है। मथुरा के उल्लेख में सबका मिलता है, ठीक है। मथुरा के बारे में आप जानते हैं, कुषाणों की राजधानी थी। दूसरी राजधानी जो थी कुषाणों की, कहाँ थी? मथुरा ही थी, उनकी राजधानी थी, ठीक है। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? मथुरा ही थी, ठीक है, दूसरी राजधानी। तो ये जो था एक धार्मिक केंद्र भी है। क्यों धार्मिक केंद्र? तो ये बौद्ध विहार, जैन विहार, मंदिर का केंद्र था। साथ में श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि भी है मथुरा, तो इस वजह से भी मतलब ये जगह जो था काफी अधिक मतलब धार्मिक केंद्र था। तो यहाँ से एक अभिलेख जो है, अभिलेख से सुनार का उल्लेख आपको मिला है, लोहार एवं बुनकर का मिला है, टोकरी एवं माला बनाने वाला के मिला है, सबका आपको यहाँ से आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। आप चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन को, जरा हम लोग ध्यान रख फरमाए। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यहां पर भी केवल लग जाना समझो गलत ही होगा, ठीक है। केवल समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखें। हमेशा व्यापार जब होगा तो उसके लिए अगर कभी भी ये भी पूछे सिल्क मार्ग केवल समुद्री मार्ग से जाता, तो ये भी गलत है। सिल्क रूट समुद्र से भी था, जमीन से भी जुड़ा हुआ था, तो ये पहला वाला तो स्टेटमेंट गलत है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च का कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार का परवान रूप में अनेक रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अर्कीमेडू की जानकारी मैंने दिया, पुडुचेरी में पता था दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहां से मतलब रोम के साथ व्यापार होता था, क्योंकि रोमन सिक्के मिले हैं। तो ये भी आपका सही है, ये सही है, ये सही है। ये वाला स्टेटमेंट की बात करें कि गलत है, ठीक है। क्योंकि जो संगमकालीन व्यापार जो समुद्री जहाज और सड़क दोनों मार्ग से होता था। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र को किसने? अश्वघोष घोष ने लिखा है। किसने लिखा है? अश्वघोष घोष ने। किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में लिखा है। किसके लिखा है? संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा। ये किसके दरबार में रखते थे अश्वघोष घोष? ये अश्वघोष घोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। कुषाण के, ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष घोष को जब यहाँ पे, जब पाटलिपुत्र बिहार पे जब ने कनिष्क ने जो हमला किया था, तो अश्वघोष घोष को वहां से पकड़ कर लाए थे। वहां से 3 चीज को पकड़ के लाए। जब पाटलिपुत्र बिहार पे जब ये हमला करते हैं, अश्वघोष घोष को लाए, बुद्ध का भिक्षा पात्र लाते। क्या लेते हैं? बुद्ध का भिक्षा पात्र, जिसमें बुद्ध भिक्षा मांगते थे, और साथ में एक मुर्गा को भी पकड़ के लाते हैं, ठीक है। बेचारा मुर्गा को खा गया होगा क्या? वो मुर्गा कैसा था? चमत्कारी मुर्गा था, ठीक है। ये 3 चीज मिलता है उसे में, क्या नाम है इसका, कनिष्क को, जब पाटलिपुत्र बिहार पे जब हमला करते हैं तब। उसी में से अश्वघोष घोष भी था, जो किसी के दरबार में रहता है, जिसने लिखा था बौद्ध चरित्र, जिसको बुद्धों का रामायण कहते हैं, ठीक है। बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बुद्धों का रामायण। ये सब आपके सोल्यूशन में नहीं दिया होगा, ठीक है।
आगे आता है बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अत्यधिक प्रचलित था। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट है। थेरावाद का अर्थ कभी कभी अगर एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है, ध्यान में थेरावाद अगर पूछेगा, थेरावाद का मतलब होता है बुजुर्गों की शिक्षा। क्या होता है? बुजुर्गों की शिक्षा को क्या बोलते थे? ठीक है, थेरावाद। क्या बोलते थे? बुजुर्गों की शिक्षा को क्या बोला जाता था? थेरावाद कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखना। क्या बोलते थे? बुजुर्गों की शिक्षा को क्या कहा जाता था? थेरावाद। प्राय स्तूपे के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता था? उसको क्या बोलते थे? तो आसान है, उसको प्रदक्षिणा कहते थे। क्या कहते थे? क्या बोलते थे? प्रदक्षिणा उसको कहते थे। ठीक है। प्रारंभिक मानव जीवन में किस प्रकार के पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे? तो भाई साहब सिंपल में, जिनकी किस प्रकार का पौधा जानवर को चयन करेंगे? जो कम बीमार पड़ेगा, बड़ा दाना होगा। ठीक है, क्या होगा? कम, यार तुम्हें काट क्यों दिया? जो कम बीमार पड़ेगा, जिसमें दाने बड़े होंगे, मजबूत ठंडल वाले पौधे, और अहिंसक। जानवर कैसा होना चाहिए? अहिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, हिंसक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। अब पालते का, शेर को थोड़ी ना पालता, गाय को लोग पालता है, बकरी को लोग पालता है, तो कैसा जानवर? अहिंसक जानवर है, किसी पे हमला नहीं करता है। ये लोग बड़े दाने वाले मजबूत ठंडल वाले पौधों को पालते, जिससे अनाज बड़ा बड़ा निकले, जो कि इनके जरूरतों का मतलब क्या करे? पूरा कर सके। और वैसे पौधे को पालते थे जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो, मतलब खराब ना हो फसल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन था? अभी जस्ट हमने बताया। कौन सा चोलों का महत्वपूर्ण पतन हो जाएगा? थोड़ा पहले ही क्वेश्चन हो चुका है, यही पढ़ रहे हैं आप। मदुरई होगा। फुहार कौन हो जाएगा? मदुरई किसका था? पांडे का। ठीक है, चोल का क्या था? फुहार था, जिसको कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बुर्ज होम के आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बिल्कुल ठीक है, और गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इनको गड्ढे के नीचे उतरने के लिए क्या थी? सीढ़ियां हुआ करती थी, कूदते नहीं थे ये लोग। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पे आग जलाने की जगह मिली है। दोनों सही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पे कम्युनिटी हॉल भी मिला है। क्या मिला? कम्युनिटी चूल्हा। कम्युनिटी चूल्हा समझते हैं ना? एक साथ खाना बनता था भाई बहुत सारे लोगों को। तो इसे अंदाजा लगाया जाता है, मौसम अच्छा रहा होगा तो बाहर खाना बनाते थे, मौसम खराब हो जाता था अंदर खाना बनाते थे। अरे मनुष्य, हम लोग अभी भी करते हैं। गांव देहात में आंगन होता है। ठीक है, जब चिकन मटन आता है तो घर में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, गांव देहात में बहुत सारी पाबंदियां होती थी। आंगन, ठीक है, नहीं उसको हम लोग आंगन नहीं बोलते, बारी बोलते हैं। आप लोग समझते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग उसको बारी समझते हैं। ठीक है, साइड का इलाका होता है, वहां पे जाके आराम से जो मन करना है सो करो। ठीक है, उसी तरह वहां पर भी अंदर और बाहर दोनों जगह पे खाना बनने का प्रबंध था। और कम्युनिटी चूल्हा मिला, मतलब एक जगह पे कई सारे चूल्हा मिला है। ब्रुजहोम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, एक और भी जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, क्या नाम है ब्रुजहोम के अलावा? याद है कि नहीं को? मेहरगढ़ नहीं। उसका नाम है, भूल गए हम। याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, कुषाणों के साथ बौद्ध धर्म के किस नई शाखा का विकास हुआ? तो कुषाणों के साथ बौद्ध धर्म का महायान शाखा का विकास होता है। किसका? महायान शाखा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में तांबा कहां से आता था? तो राजस्थान के खेतरी से। सोना कहां से आता था? तो केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, केजीएफ मूवी बनी है ना। अब टीन कहां से आता था? टीन शीशा की बात करेंगे तो भाई साहब शीशा ईरान से, टीन कहां से आता था? अफगानिस्तान से आता था। क्या होगा? लगा लीजिए। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? बी। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों का क्या अटकलें लगाई? नदी के सूखने के कारण, बिल्कुल ठीक है, नदी के सूखने के कारण, बिल्कुल ये भी था। जंगलों के विनाश के कारण, ये भी था। चरगाह मैदान समाप्त होगा, ये भी था। बाढ़ के कारण, ये भी था, जैसा कि किसने दिखाया है? आशुतोष गोविलकर ने दिखाया है। और शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गया, मतलब अराजकता का माहौल फैल गया। क्या बढ़ गया? अराजकता। अरे अभी प्रशासन हटा दे, पुलिस हटा दे, सेना हटा दे तो क्या होगा? सब लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे। उसको बोलते हैं अराजकता आ जाना। ठीक है, तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये भी एक कारण था। एक और भी था। ठीक है, हालांकि आप एनसीईआरटी उसको नहीं मानता है। ठीक है, आप मत इसको समझिएगा, लेकिन अभी तक बोला गया था आर्यों का आक्रमण। इसका
आरओ का आक्रमण, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी कुछ दिन पहले ही इस चीज को हटा दिया। ठीक है, इसलिए मैं भी इसको गलत मान के ही चलता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के कहना से आर्यन आए तो, लेकिन यहीं के सभ्यता में मिलजुल के रह गए। ऐसा नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों को मार काट के भगा दिया और उन्होंने अपना एक नया मतलब सोसाइटी का नींव रखा, ऐसा कुछ नहीं था। आरओ के आक्रमण की थ्योरी एनसीईआरटी ने गलत माना है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की नया किताब में अपडेट होकर आपको मिल जाएगी कुछ दिन के बाद। परिवर्तन हुआ ना अभी किताब में, तो आर्यन थ्योरी को ही मतलब बदला गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का क्या परिणाम हुआ? बहुत ही घातक परिणाम हुआ। क्या परिणाम हुआ बताइए? तो सबसे पहले हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया, हड़प्पाई नगरों को लोगों छोड़कर चले गए। मुहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्तियों की संख्या घट गई। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों के सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। ठीक है, कुषाण का सिल्क रूट पे बड़ा मतलब इनका था, पकड़ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात सिल्क रूट पे इनका कुषाणों का, अगर मॉडर्न इंडिया में सिल्क रूट पे किसका था तो ध्यान रखिए, किसका? मॉडर्न इंडिया में टीपू का क्या वंश का नाम था? टीपू का वंश का नाम क्या था? मैसूर। मैसूर वालों ने, ठीक है, मैसूर वालों ने, ठीक है, सिल्क रूट पे नियंत्रण करके रखा था मॉडर्न इंडिया में। अशोक जिसे बुद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? जस्ट अभी थोड़ा पहले हम लोग बात किया, कनिष्क के। रोमन साम्राज्य भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक है? रोमन साम्राज्य में जो सबसे ज्यादा जो था ना, किसका था? किसे? काली मिर्च का। अब क्या था ना, पूरे यूरोप में जो था काली मिर्च का डिमांड बहुत ज्यादा था, क्योंकि यूरोप में क्या था, खेती नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खेती नहीं होता। क्यों नहीं खेती होता है? वर्ष में 8 से 9 महीना जो मौसम जो होता है ना, पूरा जमीन जो होता है बर्फ से ढका हुआ होता है, तो खेती नहीं हो सकता। तो यहाँ के लोग जो थे ज्यादातर मांस के ऊपर मतलब क्या थे? डिपेंड थे। क्या थे? मांस के ऊपर क्या थे? डिपेंड थे। और मांस को जब काली मिर्च के साथ जब ऊपर से जो थोड़ा सा डाल के जब खाते थे ना, तब मांस होता था बहुत ही ज्यादा टेस्टी। समझ रहे हैं ना? इसलिए मांस के डिमांड की वजह से काली मिर्च का डिमांड जो था काफी अधिक मतलब बढ़ गया। ठीक है, इसलिए यूरोप में खेती ना होता है और वहां पे ज्यादातर लोग जो थे मांस के ऊपर डिपेंडेंट थे। अभी मांस वहां पे एक भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है। हालांकि अब तो आयात निर्यात काफी बढ़ गया, तो अब उन लोगों को मिल जाता है, लेकिन खेती यूरोप में नहीं होता है। रीजन क्या है? तो भाई 8 से 9 महीना जब जमीन बर्फ से ढका हुआ रहेगा तो खेती कहाँ होगा? होगा क्या खेती? नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है। बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का दो, किसी भी तरह का कोई मतलब दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरा रवि कीर्ति किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा एलोह अभिलेख है। ठीक है, गुप्तों के साथ लड़ाई में उसकी मृत्यु होगा, अभी जस्ट हमने बताया था। उसकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? किसके साथ हुई थी? हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, मृत्यु हुआ था उसमें। हाँ, नरसिंह वर्मन के साथ ही लड़ने की वजह से मारा गया था। ठीक है, पल्लव, पल्लव के साथ इसकी लड़ाई में, ठीक है, पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन, उसके साथ मतलब इसकी लड़ाई हुई थी जिसमें मारा गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी पर अधिकार कर लिया। कौन सी उपाधि बतापी की? बतापी कुंड की उपाधि धारी की कहानी सुना चुका हूं। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जाट, जाट राज्य किस राजा के समय शक्तिशाली हो गए? ठीक है, तो जाटों का शक्ति का बात करेंगे, उदय जो होता है किसके समय? सूरजमल के समय में क्या होता है? अपने चरम पे था। ठीक है, ध्यान में रखना। और इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का क्या था, ये सेट क्या होता है, समाप्त होता है। बाकी करंट अफेयर्स का हम लोग इसका एनसीईआरटी का नहीं करेंगे। एनसीईआरटी इसलिए एनसीईआरटी रहने दे, तो इसे 16 में बीता है, नियुक्त किए गए। पनगरिया साहब नियुक्त किए गए, पता ही आपको, क्या ही बात करूँ इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आपके 80 प्रश्न जो थे जो कि कंप्लीट हो गए शेट वन का, जो कि आई थिंक ज्यादा समय भी मैंने नहीं लिया। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट में मैंने सारे प्रश्न को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो कल से आपका प्रतिदिन एक सेट होगा एनसीईआरटी का, तब तक होगा जब तक इसमें कितना सेट है इसका? 17 है ना? 17 सेट आपका समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, क्लियर? और मैं प्रतिदिन सेट डालूंगा, 2 नंबर सेट आज डाले थे, कल 2 नंबर का डिस्कशन करा देंगे। ठीक है, अब फिर से आगे का भी सेट आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो क्लियर हो गया ना? सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा सेट बनाने के बाद? हेलो, यस सर। चलिए तो आप शुरू करेंगे। हमारा डेली क्लास जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से, उसी कहानी के साथ।
कितने नंबर आया था इसमें आप लोगों को? सत्तर नंबर से भी जिनको खरा कम आया है ना, खराब आया है, क्योंकि करंट अफेयर्स में पूरा पूरा स्कोर हो जाना चाहिए। 70 नंबर, ठीक है। सेट डू फिर बना लीजिए, कल सेट टू का डिस्कशन आपका होगा, ठीक है। शुरू करते हैं थोड़ी देर में। कहाँ तक हुआ था इसमें? कहाँ तक हुआ था? यही था ना, पर्यावरण करवाना है ना? लगता है सब सो गए क्या? एक मिनट रुको। पर्यावरण